गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन अब देखेंगे व्हाट आर द एम्बिग्विटीज़ इन इंडियाज़ न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, जो आर्टिकल प्रिंट हुआ है द हिंदू में। इसमें जो राइटर हैं वो बताते हैं कि इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है ईज़ करें इंडिया का न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ सो दैट यूएस जैसे फर्म इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लॉज आ चुके हैं, जैसे कि 1986 चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन अडॉप्ट किया गया 1997 में, और ये इसका सिग्नेटरी था इंडिया। लेकिन इसका रेटिफाइड करने के लिए 2016 में पार्लियामेंट ने रेटिफाइड किया था, और फिर इंडिया ने खुद का इंडिया इनेक्ट किया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट इन 2010 टू पुट इन। ठीक है, फिर लाइबिलिटी ऑन द ऑपरेटर, तो उस जो इंडिया इनेक्टेड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो था वो लाइबिलिटी ऑपरेटर पे डालने के लिए लाया गया था, और उसमें ये भी स्पेसिफाई किया कि जो ऑपरेटर है उनको कम से कम मतलब इन केस अगर डैमेज हो गया तो उनको 1500 करोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिर अगर इससे ज़्यादा डैमेज के लिए क्लेम आया तो उसको गवर्नमेंट स्टेप इन करेगा, और अबाउट 2100 करोड़ या फिर 2300 करोड़ गवर्नमेंट के तरफ से जाएगा। इंडिया के पास करेंटली 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, और सारे के सारे NPCIL के द्वारा, जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, उसके द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक, जो CSC है, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, वो एक्सक्लूसिवली बोलती है कि लाइबिलिटी जो है ऑपरेटर का है, जो अपन पहले भी देख चुके हैं। फिर सेक्शन 10 ऑफ द एनेक्स ऑफ द CSC कहता है कि सिर्फ 2 कंडीशन है कि जिसमें जो नेशनल लॉ ऑफ कंट्री प्रोवाइड कर सकता है ऑपरेटर को कि राइट ऑफ रिसोर्सेज, क्या दो कंडीशन है जिस राइट ऑफ रिसोर्सेज कंट्री है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो राइट ऑफ रिसोर्स का मतलब है जहाँ पे जो ऑपरेटर है वो सप्लायर से एक्सट्रैक्ट कर सकता है लाइबिलिटी फ्रॉम द सप्लायर, वेयर दे कैन एक्सट्रैक्ट लाइबिलिटी फ्रॉम द सप्लायर। पहला कंडीशन ये है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा चीज़ एग्री हुआ है, उस पर जो भी चीज़ एग्री हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, पहला तो वो है, और दूसरा है एक्ट ऑफ ओमिशन। अगर कुछ गलत सप्लाई हो गया, लाइक गलती से कुछ अच्छा मटेरियल नहीं सप्लाई किया, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ भी था, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन जो राइटर कह रहे हैं कि हाउएवर इंडिया इज़ गोइंग बियॉन्ड दिस 2 कंडीशन, इंडिया इस 2 कंडीशन से भी आगे जा रहा है, और इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लायर लाइबिलिटी ओवर एंड अबाउ। जो सप्लायर की लाइबिलिटी है वो ओवर एंड अबाउ है, उनको करना ही पड़ेगा, उनको पे करना ही पड़ेगा ऐसा पेमेंट, जो 1500 करोड़ का अगर जो ऑपरेटर है वो नहीं कर रहे तो। ठीक है, फिर जो ये लॉ बनाया, दैट इज़ जिन्होंने 2010 का ये सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बनाया 2010 का, वो द आर्किटेक्ट ऑफ द लॉ कहते हैं रिकॉग्नाइज दैट डिफेक्टिव पार्ट वेयर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टोरिकल इंसिडेंट। उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ भाई, डिफेक्टिव पार्ट जो मैं कह रहा था कि भोपाल ट्रेजेडी में भी ऐसा हुआ था 1984 में, और 1984 भोपाल ट्रेजेडी के कारण एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1984 आया था, राइट। 84 था या 86 एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट हाँ इन दोनों में से एक था। ठीक है, देख लेना इसको। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द सप्लायर लाइबिलिटी क्लॉज एंड इशू टू द न्यूक्लियर डील, क्योंकि ये एक बहुत इकोनॉमिक कॉज है ना, इसलिए ये एक इशू का डील मतलब एक प्रॉब्लम बन जाता है। कोई भी डील करना नहीं चाहता, प्रॉफिट होगा ही नहीं कंपनी को, तो फिर वो क्यों डील करेंगे अगर इतना, तो वो सब एक इशू है। फिर व्हाट आर द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, अब तक कौन कौन सा प्रोजेक्ट है इंडिया में। तो एक प्रोजेक्ट था जैतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जो बहुत टाइम से मतलब बहुत साल से एक्चुअली स्टक हो चुका है, स्टक यानी फंसा हुआ है अभी तक, और ये 2009 में वापस साइन हुआ था कि
नहीं, ये 2009 में ये साइन हुआ था और 2016 में ये वापस से रिवाइज्ड हुआ था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी थी फ्रांस और इंडिया में, मतलब फ्रांस और NPCIL कंपनी में, कि इसको रिवाइज़ किया जाएगा इस प्लान को, लेकिन इसमें कुछ अब तक काम हुआ नहीं है ज़्यादा। तो अभी जो इंडिया में करंट सिचुएशन है कि सिर्फ रशिया का एक कुडनकुलम करके पावर प्लांट है, वो बस प्रेजेंट है, और वो भी इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि प्री डेट्स, मतलब ये जो लॉ आया था उससे पहले बना था, तो इसलिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का इसमें क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखते हैं। तो इंडिया का जो लॉ है वो CSC के साथ कंसोनेंस में है हमारा, जो हमने देखा था कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, उससे हम कंसोनेंस हैं, तो इतना कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं। जो सेक्शन 17B है वो प्रॉपरली कहता है कि प्रोविज़न परमिट्स बट डज़ नॉट रिक्वायर। प्रोविज़न परमिट तो करता है पर ज़रूरी नहीं है उसको आप उसको मानो ही, ऐसा आर्टिकल में राइटर बताते हैं। एंड ऑपरेटर टू इंक्लूड, तो आर्टिकल में आगे बताते हैं कि अगर हम इसे हटा दें सप्लायर वाले को, या फिर NPCI, इसमें एक और चीज़ था, जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप हो जाए NPCIL और फ्रांस का, तो जो पूरा क्लॉज़ है सप्लायर वाला क्लॉज़ वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ अब NPCIL भी रहेगा, तो इंडिया ही उसमें पे करेगा, और फॉरेन कंट्रीज़ उसमें जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं उनको कम पे करना पड़ेगा, या फिर फॉर से नहीं पे करना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। तो वो इट वुड नॉट बी साउंड, तो यहाँ पे आगे आर्टिकल में बताते हैं कि ये साउंड पॉलिसी नहीं होगा कि अगर NPCIL जो गवर्नमेंट का एंटिटी है वो एंटर कर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में सप्लायर के साथ, जिससे वेव्ड हो जाएगा, वेव्ड यानी कि हटा दिया जाएगा उनके राइट ऑफ रिसोर्स इन द वेव्ड इट्स राइट टू रिसोर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, राइट टू रिसोर्स मतलब हमने पहले देखा था, राइट टू वेयर दे कैन एक्सट्रैक्ट लाइबिलिटी फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, तो वो वेव्ड हो जाएगा, उनको फिर लाइबिलिटी देना नहीं पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि उन्होंने अमेंडमेंट तो रिजेक्ट कर दिया और बोला कि सप्लायर कैन नॉट बी लायबल। ये तो सही बात है कि कंपनीज़ के ऊपर बस पूरा नहीं आना चाहिए, सप्लायर हमेशा लायबल नहीं होगा, लेकिन फिर नीचे आर्टिकल में लिखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर प्लेयर वेयर नॉट कन्विंस्ड, मतलब उन लोग कन्वे नहीं हो पाए इनके सिर्फ कहने से, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे क्या होगा, जो लिखा है क्लॉज में वो सब माना जाएगा ना, सिर्फ पार्लियामेंट में कह देने से थोड़ी उसको उसी टाइप को फॉलो करेंगे। तो यही सब बात थी, ये सब डिस्कशन हुआ। तो और ये आर्टिकल तो अप्रैल 26 2023 में पहले प्रिंट हुआ था। तो यही सब चीज़ सीन था, इतना ही अपने यहाँ पे अब तक कुछ क्लियरिटी नहीं है बेसिकली। लेट्स सी क्या होगा, फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना इन्वेस्ट तो सब जगह कर नहीं सकते, राइट। तो थैंक यू, बस यही है आज के लिए।